चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताइए, आपकी जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को। अच्छा, इनका पिताजी का क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू जो वकील थे। मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इनका पेशा का मतलब होता है क्या काम करते थे? क्या काम करते थे? वकील वकील थे। वकील का काम आप लोग जानते हैं कि वकालत होता है। क्या होता है? वकालत होता है। साथ में इनकी मोतीलाल नेहरू की पुत्री की संख्या क्या होता? एक 3 था। पुत्रियां क्या होती? 3 थी। पुत्री की संख्या 3 और पुत्र कितने थे? एक पुत्र मतलब बेटा, पुत्री मतलब बेटी। मोतीलाल नेहरू के 3 गो बेटी और एक पुत्र था। एकमात्र पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इनकी माता का क्या नाम था? स्वरूप रानी। माता का नाम स्वरूप रानी। यहाँ पे बात करते हैं स्कूली शिक्षा। सुनिएगा, इनके पिताजी वकील थे। वकील होने के कारण इन पे मतलब कि जो शुरुआती जो इनको शिक्षा थी उनको लेने में कोई दिक्कत इनको नहीं हुआ, क्योंकि पिताजी पहले से ही पढ़े लिखे थे, साथ में अच्छा खासा अमीर भी थे, जिसके वजह से इनको पढ़ने में कोई भी तकलीफ नहीं हुआ। साथ में यह पंडित लगा हुआ है, यानी कि यह पंडित मतलब कि जो जात कास्ट होता है उसको से ये बिलोंग करते थे। आगे बात करते हैं, इनको स्कूली शिक्षा जो हुआ, अधिकतर शिक्षा इन्होंने इंग्लैंड यानी कि लंदन में लिया है। कहाँ लिया है? लंदन में लिया है। जैसे ये स्कूली शिक्षा किस स्कूल से लिए थे? हैरो से लिए थे। कहाँ से लिए थे? हैरो स्कूल से लिए थे। आगे बात करते हैं, इनका कॉलेज का जो शिक्षा था वो कॉलेजी शिक्षा कहाँ से लिए थे? ट्रिनिटी कॉलेज। लंदन में कॉलेज था ट्रिनिटी कॉलेज, यहाँ से यह कौन सा शिक्षा? कॉलेज की शिक्षा प्राप्त किए थे। आगे बात करते हैं कि यह लॉ की डिग्री, यह भी इनके पिताजी भी वकील थे और ये भी वकालत पढ़े थे। ये भी क्या पढ़े थे? वकालत पढ़े थे। तो यह वकालत किस कॉलेज से पढ़े थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कौन सा विद्यालय? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो कि विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। ऐसे तो विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हमारे बिहार में नालंदा में है। कहाँ है? नालंदा में है। लेकिन लॉ के मामला में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय उस समय यानी कि यही था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नालंदा वाला जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो हमारा बिहार में है, वो विश्वविद्यालय आधुनिक मतलब कि जो भी पहले की जो पढ़ाई हुआ करता था, जैसे वेद शास्त्र इस सब के बारे में जानकारी वहां पे काफी ज्यादा मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये काफी ज्यादा हमारे भारत को आजादी दिलाने में काफी ज्यादा सहयोग दिए थे। और हर समय ये जैसे नमक सत्याग्रह हो या फिर ककोड़ी हत्याकांड हो या फिर जो भी ऐसे कांड होते थे, इनको में यह शामिल रहते थे, जिनके वजह से उस समय जो अंग्रेज जो शासन कर रहा था, हम लोग को जो गुलाम बनाया हुआ था, वो लगभग में इनको पकड़ के कितना बार जेल भेजा था? 9 बार। इनको जेल कै बार जाना पड़ गया? 9 बार। यानी कि देखिएगा, कोई भी आप सरकार के विरुद्ध अगर जो काम कीजिएगा तो आपको जेल जाना अनिवार्य है, क्योंकि आप सरकार के विरोध में हैं। आगे बात करते हैं कि इनकी देखिए एक आत्मकथा लिखे थे। आत्मकथा का मतलब होता है अपने बारे में सचित्र वर्णन करना। अपने बारे में क्या करना? वर्णन करना। तो ये अपनी आत्मकथा लिखे थे अल्मोड़ा जेल में 1935 में। कब? 1935 में यह अल्मोड़ा जेल में बंद थे। उसी समय अपने बारे में अपनी एक आत्मकथा लिखे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यह कांग्रेस जो आईएनसी उस समय की सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। उसका लगभग में कितना बार कांग्रेस के अध्यक्ष कई बार बने थे? 6 बार। देखिए, कोई भी अधिवेशन होता है तो उसका एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो कोई भी मीटिंग होता है तो मीटिंग में एक अध्यक्ष चुनते हैं ना, मेन आदमी मीटिंग। तो उसी प्रकार से कांग्रेस का भी मेन आदमी चुना जाता था, जिसको अध्यक्ष बोला जाता था। तो वो टोटल 6 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। आगे बात करते हैं कि इनको भारत रत्न मिला है। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक है, और भारत रत्न उस व्यक्ति को मिलता है जो काफी ज्यादा अच्छे काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे काम किए थे। तो इनको भी 1954 में, कब? 1954 में कौन पुरस्कार मिला था? भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार पंडित जवाहरलाल नेहरू को कब मिला था? 1954 में। तुम लोग बोलो। चलो आगे देखो, आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। आपसे पूछेगा फ्यूचर के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था?
पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे आजादी के बाद। आजादी हम लोग कब मिला था? 1947 में मिला था। 15 अगस्त 1947 के बाद ये प्रधानमंत्री बने थे। आगे बात करते हैं कि सुनिएगा 27 मई 1964 को उनका निधन कब हो गया था? 27 मई 1964 को। ये निधन मतलब मृत्यु कब हो गया था? 27 मई 1964 को। ये इस समय भी प्रधानमंत्री पद पे ही थे, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पे नहीं हटे थे या प्रधानमंत्री के पद पे थे। और साथ में इनका जो मृत्यु हुआ था वो दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक आने के कारण हुआ था। किसके कारण? हार्ट अटैक के कारण इनका मृत्यु हो गया था 1964 ईस्वी में। इस समय भी यह प्रधानमंत्री के पद पे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नेहरू जी का कार्यकाल जो भी था ना, कार्यकाल में कहा जाता है कि ये क्या काम करते थे। इनका कार्यकाल, इनका जितना भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल था उसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि यह लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करना था। इनका मुख्य मुद्दा जो था लोकतांत्रिक जो परंपराओं जो था उसको क्या करना था? मजबूत करना था। साथ में राष्ट्र के जो संविधान, अभी संविधान के बारे में आप लोग को पढ़ा रहे थे कि संविधान क्या है? किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कानून व्यवस्था की जरूरत होता है जिसको हम लोग संविधान बोलते हैं। ठीक है, तो ये संविधान के क्या है? ये राष्ट्र और संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के अस्थायी भाव को प्रदान करना और योजनाओं के माध्यम से देश को अर्थव्यवस्थाओं को सुचारू करना इनका मुख्य मुद्दा था। कहने का मतलब ये हो गया कि इनका मुख्य काम था संविधान के द्वारा जो भी कानून है उसके अंतर्गत भारत के देश को चलाना। ठीक है, आगे बात करते हैं इनका एक और काम था धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब समझते हो? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जिसका कोई अपना धर्म नहीं रहे। कहने का मतलब भारत में हर एक धर्म के लोग रहते हैं। कोई एक धर्म के है नहीं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई यहूदी है। इस प्रकार से अलग अलग धर्म के लोग। तो जिस देश में सब धर्म रहता है और सब धर्म का एक सामान्य दर्जा दिया जाए उसी को हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य बोलते हैं। तो भारत एक ऐसा राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष क्या है? देश है। तो टोटल जानकारी आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग।